नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़े हैं सुमित मेहरोत्रा। सुमित, क्या हाल? नमस्कार विवेक। देखिए, मुंबई का हाल तो ड्राई है इस समय, थोड़ा वैसा बारिश नहीं है जो आमतौर में जुलाई में होता है। और अच्छा। बाजार में बिल्कुल ड्राई है, ये भी आप जानते ही हो। पिछला पूरा हफ्ता सूखा सा ही रहा मार्केट के अंदर। हम्म। 1% के आसपास का ड्रॉप रहा। अगर आईटी ना होता तो शायद बाजार में थोड़ा बहुत जो निगेटिव रुझान है वो भी ना होता। और अगर पीएसयू बैंक ना होता तो थोड़ी बहुत जो खरीदारी आई है वो भी ना आई होती। तो बाजार इसलिए पूरा एक रेंज बाउंड ही चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई एक्शन नहीं है। अर्निंग्स को माइन्यूटली रीड कर रहा है। पिछला हफ्ता तो फिर भी अर्निंग का पहला हाफ का ट्रेलर था, लेकिन अब शुरू होगी असली का अर्निंग का असली खेल, जब इसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे हैवी वेट अर्निंग देने शुरू कर रहे हैं। सो मार्केट वैसे तो ठीक ठाक ही है, जानकार भी मान रहे हैं ठीक ठाक ही है, लेकिन ट्रिगर्स का वेट हो रहा है। सबसे बड़ा ट्रिगर जो था वो ट्रेड डील, उसका तो अब तक अता पता ही नहीं है कहाँ जाएगी, कब होगी, होगी नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन चल रही है। सो ठीक है, बिना ट्रिगर के मार्केट घूम रहा है इधर उधर, जैसा सही लग रहा है उनको। सही बात है। देखिए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, इन तीनों का मिक्स होकर मंडे की जब मार्केट ओपनिंग होगी तो वो अनोखी ही होगी। लेकिन जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है आज, जो मैं सुमित बात कर रहा था कि मतलब बहुत सारे जो एक्सपर्ट से हमारी जो बात हुई वीकेंड्स में और सभी में, तो सभी का ये कहना है कि 25,000 के नीचे, खासतौर से डिसाइसिवली 24,995 के नीचे जो ये निफ्टी क्लोज हुआ है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मतलब ये काफ़ी दिनों बाद इस तरह की निफ्टी की क्लोज देखने के लिए मिली है। अब देखिए हुआ क्या ना इसमें कि आईटी का मूड खराब हुआ लार्ज कैप से, एचसीएल और टीसीएस से। विप्रो ने सुधारा भी, लेकिन विप्रो कुछ कर नहीं पाया। इन्फोसिस अब कुछ कर दे तो कर दे थोड़ा बहुत। बाकी एक्सिस बैंक ने बैंकों का मूड खराब कर दिया। तो फ्राइडे का जो सत्र था पूरी तरह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ने खराब कर दिया। लोगों को छोटे मझोले बैंकों पर ट्रस्ट ही नहीं आ रहा कि अगर कोई छोटा बैंक, मान लीजिए महाराष्ट्र बैंक ने नतीजे ठीक दिए थे, इंडियन ओवरसीज बैंक ने नतीजे ठीक दिए थे, उनसे कोई ट्रस्ट नहीं आ रहा। उनको चाहिए लीडिंग कंपनियां दें और लीडिंग कंपनियां ही कुछ मतलब इंडेक्स को संभालें। वो संभाल नहीं पाई। और बताइए, आपने कौन सा डेटा पढ़ा? तो ये पूरा वीक में जो फ्लो आ रहा है, मतलब वो लास्ट में एक जो फ्लो का नंबर आता है ना म्यूचुअल फंड के फ्लोज का, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में तो फ्लो अच्छा है। सो ये इंडिकेट कर रहा है। देखो आप, अगर ये आप भी देख पा रहे हो कि मार्केट में फ्रंट लाइन इंडेक्स में बहुत कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का जो बायस है वो भी पॉजिटिव साइड पे है और चल ही जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन की ही फेवर में मार्केट एडवांसेस के साइड रही है। कोई भी ऐसा बड़ा वहां पे कोई बड़ा डैमेज नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी छोड़ दो, लेकिन अदरवाइज तो बाजार मिड कैप को बहुत अच्छे से पसंद कर भी रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब निफ्टी 24-25 के मल्टीपल पे जाता है तब थोड़ा थक जाता है, 17-18 के मल्टीपल पे आता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल मिड कैप स्मॉल कैप क्या, वो तो ऑलरेडी 22-24, रादर कुछ तो 40-45-48 इन मल्टीपल्स पे कामकाज कर रहे हैं सेक्टर्स। 38-40 पे तो स्मॉल कैप मिड कैप ऑलरेडी पहुंचा बैठा है। सो ये ओवर हीटिंग का साइन है कि नहीं है? क्या मिड कैप ओवर हीट हो गया है? फ्रंटलाइन इंडेक्स को अभी छोड़ भी दे तो। देखो सुमित, अब मुझे तो ये लगता है कि ग्रोथ वाला मामला है, सादा सिंपल। जिनकी ग्रोथ अच्छी उनको पी अच्छा, रेस्पेक्ट उनका उतना ही। अब वो मार्केट वैसा नहीं रहा कि लार्ज कैप को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा और मिड कैप स्मॉल कैप को कम रिस्पेक्ट देगा। फिलहाल जिस पैटर्न पर इस समय चल रहा है, जैसे अब आप देखो टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ 1%, इन्फोसिस एचसीएल टेक की रेवेन्यू ग्रोथ कुछ नहीं। तो अब ऐसे में पी मल्टीपल क्या ही मिलेगा? अब ठीक है, आउटलुक अच्छा हो सकता है कभी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो ये प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में। अभी जैसे आज मैंने देखा कि जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर आए, तो मे बी कि मेटल इंडेक्स, क्योंकि उसको रिएक्शन टाइम जो था फ्राइडे के सेशन में वो कुछ ज़्यादा नहीं था। 3:27 पे उन्होंने एक्सचेंज को बताया, 3:29 तक 1-2 मिनट तो लोगों को पढ़ने में भी लग जाता है। रिएक्शन टाइम ही कुछ नहीं मिला। हालांकि काउंटर ने थोड़ा रिएक्ट किया लास्ट में 1 मिनट में जितना वो कर सकता था, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो आ नहीं पाती 1 मिनट में। तो अब जो मंडे को होगा उससे मेटल इंडेक्स हो सकता है कि थोड़ा सा संभल जाए। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया। हम बात भी कर रहे थे कि भाई सारी स्टील कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इस बार जो स्टील की जो प्राइजेस थी, एचआरसी कॉयल जिनको बोलते हैं, सीआरसी और एचआरसी कॉयल, तो उनके प्राइजेस जो थे वो 3,000 रुपये पर टन तक इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो उसका फ़ायदा तो मेटल कंपनीज को मिल रहा है, स्टील कंपनियों को खास तौर से। तो ये
मेटल इंडेक्स ठीक है, आपका सपोर्ट में आ जाएगा। अब ये देखना होगा कि बाकी कौन से इंडेक्स होंगे मिड कैप में। अगर आप देखो, हम लास्ट वीक ओला की बात कर रहे थे, ओला ने रिजल्ट्स दिए, अच्छी गाइडेंस दी, और क्या चला और फिर नीचे आ गया। मतलब क्या इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। नहीं, लेकिन एक चीज देखना मित्तल, जैसे ये पूरे वीक में ऑटो इंडेक्स बढ़िया चला। माना जा रहा था कि टेस्ला की एंट्री भारत में होगी और फोर व्हीलर के लिए थ्रेट होगा, जबकि हुआ उलट। फोर व्हीलर तो चले ही, एम चला ही, लेकिन टू व्हीलर तो मतलब धमाल ही मचा गया। चाहे आप हीरो मोटोकॉर्प देख लो, बजाज ऑटो देख लो, दोनों में जबरदस्त पाएंगे रही इस पूरे हफ्ते के दौरान। सो मार्केट ऑटो को इस बारी प्रिविलेज दे गया। पिछली बार एफएमसीजी का नंबर था, इस बारी ऑटो। तो आप ये चीज देखो, जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरी है वो बाजार बहुत तेजी से इनकैश कर रहा है। एफएमसीजी चलाया, अब इसकी बारी। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी अब धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। सीमेंट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। सो जो हम बात करते थे पहले कि गर्मी से पहले गर्मी के शेयर चले, बारिश से पहले फर्टिलाइजर चला, त्योहार से पहले अब चलना शुरू हो गया कंज्यूमर कंज्यूमर ड्यूरेबल ड्यूरेबल। एंड कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक। तो अभी मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये दायरा बहुत बड़ा होता है कंजम्पशन का, ये एक आध सेक्टर तक तो होता नहीं। सो हो सकता है कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, लाइटिंग एंड केबल एंड वायरिंग, आरआर काबिल को देखो क्या चला इस पूरे हफ्ते में। सो ऐसी टाइप की कंपनियां जो है ये शायद पिकअप करते हुए दिखाई पड़ रहा है। इनमें शायद अभी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए ग्रोथ नंबर्स तक तो एटलीस्ट। बिल्कुल। मैं देख रहा था पॉलीकैब ने भी अच्छे मतलब चाल दिखाई है। और अगर हम देखें तो इस पिछले में इसका वीकली पैटर्न देख रहा हूँ, 4 हफ्ते से लगातार बेहतरीन काउंटर प्रदर्शन कर रहा है। करीब करीब ये 5787 6000 के नीचे से चलना शुरू हुआ है, और ऑलमोस्ट मोर देन 1000 1200 रुपये चल चुका है, 7000 पार हो चुका। तो ये तो खैर है कि अब जो मार्केट डिस्काउंट करेगा वो सितंबर अक्टूबर नवंबर वाली चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू करेगा। और नवंबर में तो आप जानते ही हो कि जो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग होती हैं अक्टूबर नवंबर से, वो डिस्काउंट होनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जितने भी मार्केट में चेंजेस आते हैं बड़े, एक होता है अक्टूबर नवंबर में चेंज, एक होता है जनवरी में, और एक होता है मई में। जनवरी में जो चेंज होता है वो होता है जो एफआईज के फ्रंट से, कि एफआईज कुछ भी जो अपनी नए साल की रणनीति बनाकर आते किसी कंट्री स्पेसिफिक। अक्टूबर नवंबर में हम नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को डिस्काउंट करते हैं, तो उसलिए चेंज आता है। और उनका रिवीजन जो होता है, अक्टूबर नवंबर की अर्निंग का जो रिवीजन होता है वो मई में होता है, जब पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स सबके सामने होते हैं कि भाई इन अर्निंग के साथ हमें कितना पी मल्टीपल देना है। तो ये अब जो महीने होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले मार्केट के लिए। और बताओ, आपने कौन सा डेटा पढ़ा। देखो तो अभी जो अपकमिंग अर्निंग है, बाजार में ऐसी बस भी है और ऐसा आकलन भी है। जैसे हमने ओला, लग रहा था कि ये रॉक बॉटम प्राइस पर है, कैसा भी अर्निंग आ जाए वो डिस्काउंट करके बैठा है, वहां से घूम सकता है, और वो घूम भी गया। लाइकवाइज ये ओला दोबारा अगर उसी जोन में आया तो फिर शायद पिकअप आ जाए, क्योंकि वो जो स्टार्टअप बेस्ड फंड है वो इसको बहुत हद तक सपोर्ट कर देंगे नीचे ना जाने से। यही ड्रीम फोक्स में भी हो सकता है, गोइंग फॉरवर्ड शायद होगी। ड्रीम फोक्स भी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो स्टार्टअप बेस्ड फंड उसको भी सपोर्ट कर देंगे। एक पार्ट। दूसरा, जो ग्रीन एनर्जी के नंबर्स हैं, जैसे कि इन्वायरो इंफ्रा हुआ, सोलर वाली कंपनियां या रिन्यूएबल वाली कंपनियां, ऐसा बाजार में माना जा रहा है कि इनके नंबर्स भी शायद इस बार बहुत अच्छे होते हुए दिखाई पड़े। सो इनके नंबर्स पे इस क्वार्टर में भी नजर रखनी होगी। गवर्नमेंट का ऑर्डर जो इन लोगों को मिला हुआ था वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन चल रहा है। सो बाजार में ये बस है कि शायद इनके नंबर्स थोड़े अच्छे आए। तो जितनी भी ये कंपनियां हैं, केपीएल हुआ या जितनी भी ये सोसुजलॉन हुआ, ये इन्वायरो हुआ, जो रिन्यूएबल से रिलेटेड है, वाटर क्लीनिंग में, रिन्यूएबल में, इन सब के नंबर शायद बेटर हो सकते हैं। तो इसलिए इनको बाजार अब डिस्काउंट करना शुरू भी कर रहा है। प्लस क्योंकि टेस्ला इंडिया में आया है, तो मार्केट बहुत हद तक एंसिलरी कंपनीज को इज्जत दे रहा है। आप सोना कॉमस्टार देखो, वहां तेजी आई पीछे। पूरा टायर स्पेस दोबारा बस कर रहा है, एमआरएफ ऑल टाइम हाई काट रहा है, बालकृष्ण में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत हद तक सीएट एंड ऑल भी नंबर्स इतने खराब नहीं थे। तो शायद यहां पर ये टायर स्पेस के ऊपर अदरवाइज कुछ हलचल आते हुए दिखाई पड़े। तो रिन्यूएबल एंड टायर, ये दोनों स्पेस के ऊपर नजर रखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, सीएट के नंबर आए थे, सीएट के नंबर उतने खराब नहीं आए, लेकिन थोड़े से उम्मीद से कम आए थे इस बार। तो वैसे भी ऑल हम टाइम हाई बात पे भी कर दाम रहे थे। दिया था, तो थोड़ा सा वैसे भी बाजार उसको स्केप्टिकल हो जाता है, देखना कि ऑल टाइम हाई पे शेयर खड़ा हुआ है तो कैसे भी हाँ, नंबर दे बाजार उसको तोड़ ही देगा। लेकिन एग्जैक्टली। एक चीज मानना पड़ेगा कि ये टेस्ला की एंट्री हुई तो धमाकेदार है। अब देखते हैं, एक बड़ा अच्छा नंबर आपके साथ शेयर करता हूं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है? नहीं, मारुति होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है टेस्ला की।
टेस्ला की हाँ। जो नंबर और ऑफ भारत में यूनिट्स सबसे बोल ज्यादा रहे बिकने हो? वाली गाड़ी कौन? भारत में आई थिंक मारुति, मैं तो मारुति की सेल देखते हैं कि 50%, मोर देन 42% मार्केट शेयर है उनका। हाँ, तो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है वैगन आर। हाँ। उसके बाद दूसरी गाड़ी है क्रेटा। अच्छा। तो आप अंतर देखो, एक बिल्कुल स्मॉलर सेगमेंट और एक बिल्कुल हायर सेगमेंट। और हाँ। फिर उसके बाद अगली पांच गाड़ियां पांचों मारुति की हैं, जिसमें ब्रेजा है, स्विफ्ट है, अर्टिगा है, फ्रॉन्क्स है। सारी गाड़ी जितनी मारुति बनाता लाइन से सारी की सारी है। तो ये जो गैप है ना टेस्ला का दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने का, और भारत में क्रेटा और मारुति सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने का, इसको शायद इन कैश करने के लिए एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी डेवलप होनी चाहिए। और शायद बाजार इसको रिएक्ट कर रहा है एंसिलरी स्पेस में। इसलिए हर वो एंसिलरी, जैसे अब लाइट वाली कंपनियां है, सीट बेल्ट वाली कंपनियां हैं, इनमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं, कोई सी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ये बहुत तेजी से चल रहे हैं। और अगर अब ये हीरो और बजाज भाग रहा है, तो बचता है आइशर, जो तीसरी सबसे वैल्यू वाइज कंपनी होनी चाहिए आइडियली। तो वो भागनी चाहिए। मतलब आप बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आपने, मैंने लास्ट वीक पढ़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है होंडा, फिर आता है बजाज, फिर राइट। आता है आइशर, फिर आता है टीवीएस, और उसके बाद आता है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन मार्केट कैप में पांचवें पायदान पर है। तो हीरो मोटोकॉर्प में एक डीप वैल्यू है, वो शायद कहीं ना कहीं इनकैश होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल सुमित। और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देखो तो अब ऑल टाइम हाइस के पास चल रहा है। 3250 की रेंज उसकी टूट जाएगी, मतलब 3250 मैंने फ्राइडे को सेशन में भी देखा था उसको तोड़ते हुए। लेकिन जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है उसके भी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट वीक में रहने वाला है। तो नेक्स्ट वीक में इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो रहेंगे उसमें एक तो हेवल्स का नतीजा है, हमने केबल एंड वायर पे बात भी की। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट जहाँ पर कि नंबर आपको मंडे आते दिखाए हुए देंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारे काफ़ी सारे दर्शक हैं जो आरटीएन पावर पे सवाल पूछते हैं, पीसीबीएल पर सवाल पूछते हैं, और लार्ज कैप में डॉक्टर रेड्डीज, इन्फी, इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो डॉक्टर रेड्डी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की शुरुआत हो जाएगी रिजल्ट्स की, जो कि एक लार्ज कैप साइट पर होगा। वहाँ से भी उम्मीदें ठीक हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, लेकिन हाँ डबल डिजिट ग्रोथ इन सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखने के लिए मिल सकती है इस क्वार्टर में। साथ ही अगर देखें तो अदानी ग्रुप की रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 24 तारीख को रिजल्ट्स दे रहा है, अदानी ग्रीन 28 तारीख को रिजल्ट्स दे रहा है। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो अदानी ग्रुप को काफ़ी क्लोजली देखते हैं, और अंशुल जैन साहब तो हमारे वैसे भी दर्शकों के फेवरेट हैं, और वो अदानी ग्रुप को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं। तो इन सभी नतीजों पर नज़र रहेगी मार्केट की। और जो डिसाइसिव मूव अगर कुछ चेंज करा सकते हैं तो वो वही है कि एक तो इन्फोसिस अगर कुछ आईटी का थोड़ा सेंटीमेंट सुधार सके। केबल कंपनियों में हेवल्स है जो कि थोड़ा बहुत सुधार दे तो अगर अच्छी बात है। साथ ही अगर देखें तो सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे आपको 24 तारीख को। 26 जुलाई को आपको कोटक बैंक के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। 25 को सिप्ला के रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है वो तीन जो पर्टिकुलर सेगमेंट हैं, एक तो सरकारी बैंक, दूसरा सीमेंट से भी जुड़ा हुआ और फार्मा से जुड़ा हुआ, और अदानी ग्रुप, ये तीन मुझे लगता है कि ये हाइलाइट्स रहेंगी नेक्स्ट वीक में। और आप बताइए उसके बाद फिर फेड की बैठक होगी, वो 29-30 जुलाई को होगी, तो उसका इम्पैक्ट तो अलग ही होगा। वैसे ही चेयरमैन की क्या कुर्सी खतरे में है। विकल्प ये लग रहा है कि क्या इन्फोसिस का बायबैक आ सकता है? सुमित, बात तो विप्रो की भी थी। विप्रो में तो कुछ आया नहीं, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आ गए। उन्होंने रिजल्ट्स तो खुश कर दिया, लेकिन आप बताओ क्या ट्रेंड है उसका? नहीं, देखिए, बायबैक तो टीसीएस में भी लग रहा है कि बायबैक आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, कैश पड़ा हुआ है, डिप्लॉय कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, बायबैक ही लाया जाए। सो इसलिए बाजार हर बार जब भी कभी एक साल पूरा होता है चिल्लाने लगते सब लोग कि बायबैक आएगा, बायबैक आएगा। लेट्स सी कहाँ आता है। लेकिन हाँ, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं दिख रहा पूरे सेक्टर में। पाने की गुंजाइश भले ही कम हो सकती है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एटलीस्ट आईटी में ये तो समझ में आ रहा है सारे जानकारों को सुनकर। लेट्स सी कहाँ क्या कहानी जाते हुए दिखाई पड़ती है, लेकिन अभी के लिए बाजार सब कुछ अर्निंग पर ही है। तो एच डी एफ सी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, जैसे आप कह लेना, जो हीर है, हीर, ये डिसाइड करेगा ये क्या करना है आने वाले समय में। एच डी एफ सी का बोनस, आईसीआईसीआई के नंबर्स, और रिलायंस क्या गाइडेंस देता है, क्या कहानी है।
यही तय करेगा अगला पूरा हफ्ते की दिशा दशा। लेट्स सी कहाँ जाती है कहानी। बिल्कुल सुमित, तो नेक्स्ट वीक देखते हैं कि इन सब का क्या आउटकम निकलता है। एचडीएफसी के बोनस, रिलायंस के नतीजे और आईसीआईसीआई की खिचड़ी, ये तीनों क्या गुल खिलाती हैं। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है वो तो थोड़ी ख़राब है, तो मे भी कि कुछ ना कुछ थोड़ा 1-2 दिन सेंटीमेंट नेगेटिव रह के फिर मार्केट हो सकता है कि कोशिश करे बॉटम बनाने की। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मुंबई से उम्मीद करते हैं कि यही वाला वीक है ना बस, या नेक्स्ट वीक नहीं भी? नहीं, अगले भी वही मिलूंगा आपको मुंबई में। अच्छा अच्छा, अगले वीक भी मुंबई है, चलो ठीक है। एंजॉय करो आप मुंबई, और हैप्पी वीकेंड। तो फिलहाल मार्केट मसाला को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।